हम मई 2021 के करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे विज़न आईएएस के। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। हम इकोनॉमिक जो हमारा इसमें सब टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे थे। हमने स्टेट फाइनेंसेस पढ़ लिया था। आज हम आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र पढ़ेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में है उसको देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक होगा वो आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र है। आरबीआई ने अप्रूव करा है कि वह 99,122 करोड़ है जो उनके सरप्लस के रूप में उन्होंने कमाए हैं वह ट्रांसफ़र करे सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने रिज़र्व से। जो सरप्लस होता है वह इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके निकाला जाता है। सो आरबीआई अपना सरप्लस को कैसे जनरेट करते हैं? सबसे पहले हम जो आरबीआई की जो इनकम है विभिन्न सोर्सेज से वह देख लेते हैं। जो फर्स्ट है हमारा वह डोमेस्टिक सोर्सेज से अपने इंटरेस्ट 33% हासिल करते हैं। देन वो डोमेस्टिक सोर्सेज अदर देन डोमेस्टिक सोर्सेज है वो 7% हासिल करते हैं। देन वो फॉरेन सोर्सेज से भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं और जो अदर इनकम फॉरेन सोर्सेज से होता है उसके माध्यम से अपने इनकम को जनरेट करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि वह कैसे इनकम जनरेट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले जो है डोमेस्टिक सोर्सेज से वह इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कि वह इंटरेस्ट चार्जेस करते हैं लोन्स और एडवांसेस में, और जो इंटरेस्ट होता है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ ऑपरेशन में, उसके माध्यम से वह इनकम जनरेट करते हैं। अदर इनकम भी होती है डोमेस्टिक सोर्सेज से, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस होता है उनके सेल पे, और जो रिडेम्पशन होता है रुपीज़ सिक्योरिटीज़ का, और जो कमीशंस होते हैं उसके माध्यम से वह अर्न करते हैं। देन है जो फॉरेन सोर्सेज से भी उनको रिटर्न आता है, जैसे कि फॉरेन करेंसी डिपॉजिट होते हैं उसका इंटरेस्ट भी वह चार्ज करते हैं, तो उसके माध्यम से वह पैसे कमाते हैं। इंटरेस्ट रेपो रेट पे होता है, रिवर्स रेपो रेट पे होता है ट्रांजैक्शन पे। अदर इनकम्स हैं जो फॉरेन सोर्सेज से होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस सेल पे, रिडेम्पशन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी पे, और जो गेन लॉस होता है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन पे उससे। देन हम उनके एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, आरबीआई के एक्सपेंडिचर। सबसे पहले जो प्रोविजंस है, जैसे कि 63% जो अपना एक्सपेंडिचर है वो कॉन्टिजेंसी फ़ंड और एसेट डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए से करते हैं। देन वह एजेंसी चार्जेस करते हैं, जैसे कि वो कमीशन देते हैं बैंक डीलर्स को, प्राइमरी डीलर्स को, और नोट्स की प्रिंटिंग के लिए भी उनके 12% एक्सपेंडिचर खर्च होता है उनका, और जो एम्प्लॉयमेंट की जो कॉस्ट सैलरीज़ वगैरह देते हैं उसके लिए 10%। देखते हैं अब हम एक्सपेंडिचर को, जैसे कि प्रोविज़न ऑफ रिस्क है आरबीआई रिजर्व में, जैसे कि कॉन्टिजेंसी फ़ंड होता है और एसेट डेवलपमेंट फ़ंड होता है। कॉन्टिजेंसी फ़ंड क्या होता है? ये सेकंड बिगेस्ट फ़ंड है जो कि कॉन्टिजेंसी, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, ये एक्सचेंज रेट ऑपरेशंस के अनुसार होता है और मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के अनुसार होता है। जो ये है कॉन्टिजेंसी फ़ंड है, ये लार्जली फ़ंड किया जाता है जो आरबीआई प्रॉफिट होते हैं उसके माध्यम से। देन एसेट डेवलपमेंट फ़ंड है, ये भी प्रोविज़न होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए किए जाते हैं सब्सिडियरीज़ में, जो भी उनके एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन हैं, ताकि वह अपने इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट कर सकें। देन प्रिंटिंग ऑफ नोट्स में वो 12% कंट्रीब्यूट करते हैं अपने एक्सपेंडिचर का। एजेंसी चार्जेस होते हैं जो कि कमीशन दिए जाते हैं बैंक्स को, प्राइमरी डीलर्स को, और एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट को भी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट को भी 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। ओवरऑल हम देखा जाए तो आरबीआई अपना जो एक्सपेंडिचर है वह सिर्फ 1/7 करता है जो भी वो टोटल जो इनकी नेट इनकम होती है उसका, तो वह सरप्लस बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। हम देखते हैं कि आरबीआई अपना जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट को कैसे ट्रांसफ़र करता है। जो आरबीआई है उसको इनकम टैक्स पे नहीं करता है वो सिर्फ अपना जो सरप्लस अमाउंट है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करता है। जो आरबीआई जो अपना सरप्लस ट्रांसफ़र करता है वो सेक्शन 47 है जिसके तहत वह सरप्लस को ट्रांसफ़र करता है। ये आरबीआई एक्ट 1934 में इसका मेंशन किया गया है। वेरियस कमेटी फॉर्म की गई हैं ताकि वह आइडली अपना जो सरप्लस का अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र करे सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसे कि वी सुब्रमण्यम की कमेटी थी 1997 में, उषा थरोट कमेटी थी 2004 में, वाई.एच. मलिकाम कमेटी थी 2013 की, और रिसेंटली बीमल जलान की कमेटी थी 2018 की।
आरबीआई बहुत अपना मेजर चंक है अपने सरप्लस का, वो है कॉन्टीजेंसी फ़ंड और एसेट डेवलपमेंट फ़ंड के लिए रखती है। पर मलिकाम कमेटी जो कि 2013 में हुई थी, उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार जो ट्रांसफ़र है सरप्लस का गवर्नमेंट को, वह इंक्रीज़ करा जा चुका है। 2010-11 में वह 15,000 करोड़ था, वह कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करा गया है 2015-16 तक। देन वह डिक्रीज़ हुआ है और 1,80,000 समथिंग जो सरप्लस ट्रांसफ़र करा था आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2018-19 में, और 99,122 करोड़ अभी करा है 2020-21 में। बिमल जलान कमेटी ने प्रोवाइड करा है एक्सटर्नल कैपिटल फ्रेमवर्क, ECF भी बोलते हैं। एक्सटर्नल कैपिटल फ्रेमवर्क एक मेथडोलॉजी है ताकि अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क प्रोविज़न को डिटरमाइन करा जा सके, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सेक्शन 47 आरबी एक्ट 1934 के अंदर, उसको भी हम उसको डिटरमाइन करने की मेथडोलॉजी को प्रोवाइड करता है। रिवाइज जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, जो अमाउंट सरप्लस के रूप में ट्रांसफ़र करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वे 2 फैक्टर के बेसिस पे कैलकुलेट करा जाता है। सबसे पहले है रियलाइज्ड इक्विटी, जो कि एसेंशियल एग्जिस्टिंग अमाउंट है कॉन्टीजेंसी फ़ंड में। जो कॉन्टीजेंसी फ़ंड है वो मेंटेन करा जाए विद इन अ रेंज ऑफ 6.5% टू 5.5% ऑफ द आरबीआई बैलेंस शीट, और जो एक्सेस अमाउंट है वह ट्रांसफ़र करा जाए गवर्नमेंट को। फिर इकोनॉमिक कैपिटल है, वह CGR है। इसमें जो अमाउंट है वह रेंज में होना चाहिए 24.5% ऑफ द बैलेंस शीट, और जो रेस्ट है वह गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। क्यों जो आरबीआई का सरप्लस है वह शार्पली इंक्रीज़ कर रहा है? सबसे पहले जो लोअर एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट की, बिकॉज जो प्रोविजनिंग अमाउंट है उसमें रिडक्शन कर दी गई है, ये एक मेजर रीज़न है हायर सरप्लस का। जो टाइम बाउंड जो अनाउंसमेंट होती है कि कॉन्टीजेंसी फ़ंड को 5.5% रखा जाए, और आरबीआई ने जो चूज़ करा है कि वह लोवेस्ट रिक्वायर्ड बफर मेंटेन करके रखे, और जो मैक्सिमम सरप्लस है उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दें। और जो सरप्लस भी राइज़ हो रहा है बिकॉज जो हायर इनकम जो आरबीआई कमा रही है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, और साइजेबल जो राइज़ इंक्रीज़ हो रहा है फॉरेन रिज़र्व का। जो आरबीआई है वो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिज़र्व से कमाती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके। अनदर रीज़न है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कैश इन्फ्यूज़ हुआ है बैंकिंग इकोसिस्टम में, और ये ऑन लैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है स्पेसिफिक सेक्टर को। आर्ग्यूमेंट क्या है फेवर में, ताकि जो आरबीआई को अपना सरप्लस करना ट्रांसफ़र चाहिए गवर्नमेंट को। सबसे पहले जो हमें अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मेंटेन करने के लिए भी ये करना चाहिए। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, ताकि वह अपने फिस्कल डेफिसिट को कंटेन और लोअर कर सके। देन है कीपिंग इंटरेस्ट रेट लो। जो लार्ज पे आउट है जो कि आरबीआई के द्वारा दी जाता है, वो गवर्नमेंट को हेल्प करेगा ताकि वह अपने जो प्लान्ड बोरोविंग्स हैं उसको कम कर सके और इंटरेस्ट रेट को रिलेटिवली लो रख सके। और ये एक स्पेस भी प्रोवाइड करता है प्राइवेट कंपनीज़ को, ताकि वह अपनी मनी को रेज़ कर सके मार्केट से। यह स्टिमुलस प्रोवाइड करता है इकनॉमी को। इस मूव ने एक्सपेक्ट किया है ताकि गवर्नमेंट को हेल्प कर सकें जब इंडिया इकोनॉमिक स्लो डाउन की पीरियड से गुज़र रहा है, तब स्लोवर कंजप्शन हो रहा है डिमांड और वीकर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये एक स्टिमुलस के रूप में भी हो सकता है इकोनॉमी के लिए। देन ये मीटिंग रेवेन्यू टारगेट के रूप में भी हेल्प करेगा। ये गवर्नमेंट को काउंटर करेगा जो भी उनकी शॉर्ट फॉल्स हो रहे हैं रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड, उसमें हेल्प करेगा। देन ये ग्लोबल मैच मार्क के लिए भी इफ़ेक्टिव है। जो आरबीआई का स्टैंड है वह 26% ऑफ दियर बैलेंस शीट है, जो कि ग्लोबल मीडियन है वह सिर्फ 16% है। तो ये ग्लोबल बेंचमार्क को भी क्रॉस कर सकता है। जो आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट में है, जो ट्रांसफ़र सरप्लस हो रहा है गवर्नमेंट को, उसके सबसे पहले जो ज़रूरत है कि एडुकेट कॉन्टीजेंसी फ़ंड हो आरबीआई के पास। जो उनके पास जो अमाउंट होता है वो ज़्यादातर वह गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वह सेंट्रल बैंक को टर्न कर रहा है बैंकर फॉर द गवर्नमेंट।
और जो भी उनके अर्जेंट स्पेशल नीड होते हैं आरबीआई को, उसके बारे में एक कंसर्न को रेज़ कर रहा है। देन है ये मेंटेनिंग जो ऑटोनॉमी होती है आरबीआई को, उसको भी क्वेश्चन में ला रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है हमारे सेंट्रल बैंक में, और ये इम्पैक्ट भी कर रहा है क्रेडिबिलिटी ऑफ आरबीआई, जो इन्वेस्टर को इसकी वजह से वह अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर सकता है आरबीआई की एबिलिटी में कि वह प्रिजर्व रखेगा जो वैल्यू है रुपये की उसका। देन कंक्लूज़न क्या हो सकता है, जो कोविड-19 जो क्राइसिस है उसने ग्रेट चैलेंज कंट्री के लिए पुट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ सस्टेनेबिलिटीज़ और एमर्जिंग और एडवांसिंग इकोनॉमीज़ में। ये वाइडन भी कर रहा है फिस्कल डेफिसिट को, और चैलेंज जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट में है उसको भी वाइडन कर रहा है, और जो जीएसटी कलेक्शन है उसका शॉर्टफॉल हो रहा है। इसकी वजह से जो फिस्कल प्रेशर है गवर्नमेंट के, वो अंडर प्रेशर में चल रहा है। जो एक सरप्लस ट्रांसफ़र है आरबीआई को, वह एक क्वेश्चन के रूप में प्रोवाइड कर सकता है, परंतु जो फंड्स है उसको क्रिटिकल वे में यूज़ करने चाहिए। और जो शेयर है कैपिटल एक्सपेंडिचर का एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, वह भी घटता जा रहा है। जो सेंटर के पास ये उनको ज़रूरत है कि जो आरबीआई का जो सरप्लस जो ट्रांसफ़र फ़ंड है उसको हम प्रोडक्टिव यूज़ कर सकें, ताकि सस्टेनेबल मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हो सके ग्रोथ में इकनॉमी की। सो देन हम एक अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट का रेट है वह बढ़ चुका है, 7.11% हो चुका है 2020 में। ये है 3 डिकेड में सबसे ज़्यादा हो चुका है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 से पहले भी जो इंडिया की जो इकनॉमी है वो स्लोअर पेस पे चल रही थी और एम्प्लॉयमेंट राइज़ हो रहा था, परंतु जो कोविड-19 पैंडमिक है उसकी वजह से ड्रामेटिकली जो सिचुएशन है वो वर्सन हो चुकी है, और लॉकडाउन की वजह से भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो चुकी है कंट्री में। देन देखते हैं जो ट्रेडिशनल फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में। सबसे पहले है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, मतलब इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं होती पर्टिकुलर फील्ड में काम करने की, जितने ज़्यादा उसमें लोग लग रहे हैं, जो एक्स्ट्रा लोग उसमें लग रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, विद डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो रहे हैं। देन लेबर फोकस, और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जैसे कि टेक्सटाइल और लेदर, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है सब। एंड देन इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस पे तो चल रही थी इकनॉमी हमारी। एंड देन इन एडुकेट ग्रोथ हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स हैं, जैसे कि जेंडर बायसनेस होती है वुमेन से, उनको इतना ज़्यादा पे नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू द जो मेल फोर्सेस होते हैं। देन उसकी वजह से भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। रैपिड ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, वह जो उनकी ग्रोइंग नीड्स है वह पूरा नहीं कर पा रही है हमारी इकनॉमी। देन लैक ऑफ वोकेशनल स्किल नहीं है जो यूथ है हमारे पास। एंड देन लो एजुकेशन लेवल है जो वर्किंग पॉपुलेशन का। ये कुछ रीज़न है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वह एक्सेसरेट हो चुकी है, बिकॉज़ हमारी जो इकोनॉमी है वह इनफॉर्मल नेचर की है। 90% जो इंटायर वर्क फोर्स है वह इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, जिनके पास कोई सोशल प्रोटेक्शन मेजर नहीं है, और उनकी कैपेसिटी भी सबड्यूड है, जो कि लॉसेस को बेयर नहीं कर पा रही हैं। कोविड-19 की वजह से जो इनफॉर्मल जो सेक्टर है वह डिफ़िकल्ट कर रहा है कि वह मॉडर्नाइज़ हो सके और अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव कर सके, और इसकी वजह से 80% जो वर्कर है इनफॉर्मल सेक्टर में वह अपनी एम्प्लॉयमेंट को लॉस कर चुके हैं। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एडाप्टेशन है, बिकॉज जो कोविड-19 है उन्होंने पुश कर दिया सोसाइटी को टू एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहाँ पे एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन के रूप में नहीं रह चुकी है पर वह नेसेसिटी बन चुकी है। बिकॉज जो मैनी बिजनेस है जो कि डिजिटल कनेक्टेड है वह परमानेंटली क्लोज हो चुके हैं जॉब लॉसेस की वजह से। ऑल्सो जो ऑटोमेशन है वह फास्टर पेस पे हो रहा है। और देन
प्री कोविड डेज, कट मैनी जॉब्स, उन्होंने उसमें भी बहुत सारी जॉब लॉसेस हो चुकी हैं ऑटोमेशन सेक्टर में। देन सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो चुका है, जैसे वाइटल सेक्टर हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वह लेस कॉन्फिडेंट हो चुके हैं अपने आउटपुट को लेके। वह अपने हायरिंग एक्टिविटी है जो वह लोगों को एम्प्लॉय कर रहे थे वह कम कर रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। देन ले ऑफ हो रहा है एमएसएमई सेक्टर में, जो स्मॉल बिजनेस है एमएसएमई सेक्टर में वह ले ऑफ कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि डिमांड और जो सेल है वह डिक्रीज़ हो रहा है लॉकडाउन की वजह से। देन लैक ऑफ फॉल बैक ऑप्शन फॉर विमेन, बिकॉज मैनी जो स्मॉल बिजनेस हैं वह क्लोज़ हो चुके हैं और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेंस के ऊपर वह बढ़ती जा रही हैं। जो 47% जो विमेन हैं उन्होंने जॉब लॉसेस को फेस करा है लॉकडाउन में। जो 47% है वह कभी अपने काम पे आए ही नहीं है 2020 के एंड तक। डिस्गॉइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है, बिकॉज जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है वर्कर का अपने नेटिव विलेजेस में और वह अपने आप को एंगेज कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, वह भी रिज़ल्ट कर रहा है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एक्सेस फार्म लेबरर्स बढ़ चुके हैं एक्सेस वे में। जॉब लॉसेस भी हो रहा है, जो इंडियन डायस्पोरा जो विभिन्न अन्य देशों में काम करने जाते हैं। 5 लाख एक्सपेट्रिएट्स थे वह जॉबलेस रिटर्न हुए हैं इंडिया में मिडल ईस्ट कंट्रीज से, जैसे कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर एंड बहरीन। क्योंकि वहाँ की जो ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ हैं वह क्रम्बल डाउन हो चुकी हैं पेंडेमिक के दौरान। देखते हैं जो इम्प्लीकेशन क्या हो रहे हैं राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। सबसे पहले जो रिड्यूस हुआ है इकोनॉमिक डिमांड, जो लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुए हैं और इनकम, उन्होंने नेचुरली डैम्प कर दिए हैं कंज्यूमर के सेंटिमेंट को एंड लोअर कर दिए हैं इकोनॉमिक डिमांड, जिसकी वजह से नेगेटिव ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की। रिसेंट गवर्नमेंट के एस्टिमेट के अनुसार जो इंडिया की जीडीपी है वो कंट्रैक्ट करी गई है 7.3% इन 2020 और 2021 में। और पावर्टी लेवल भी राइज़ हो रहे हैं, बिकॉज 30 मिलियन जो पीपल्स हैं वह पुष्ट हो चुके हैं पावर्टी में, और 20% जो हाउस होल्ड हैं वह अपनी पूरी तरह की इनकम को उनकी कम हो चुकी हैं। एंड इसकी वजह से ये रिपोर्ट जो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के द्वारा शो किया गया है। और इंक्रीज़ पावर्टी हो रही है, सेविंग भी लॉस हो चुके हैं, और जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वह भी पावर्टी ट्रैप्ड को लेड कर रहे हैं। और जो स्पाइरल मैकेनिज़्म है कि पीपल जो फोर्स कर रहे हैं पीपल को कि वह पुअर रहें, वह बढ़ता जा रहा है। और क्रिमिनल एक्टिविटी को भी बढ़ावा मिल रहा है इसकी वजह से। जो सोशल क्राइम्स हैं, बिकॉज जॉब्स का लॉस हो रहा है, उन्होंने पुश कर दिए हैं बहुत सारे पीपल को कि वह क्रिमिनल एक्टिविटी करें, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ और वायलेंस अगेंस्ट LGBTQ कम्युनिटी और एल्डर के ख़िलाफ़, एंड जो डीप पावर्टी में लोग हैं उनके ख़िलाफ़। और जो नंबर ऑफ़ रिपोर्टेड जो डोमेस्टिक वायलेंस केस हैं वह 14.3% हो चुके हैं टोटल केसेस के, और वह 10 ईयर हाई देखे जा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है, एक्सपोनेंशियली राइज़ हुआ है, बिकॉज जो ग्रेटर डिपेंडेंस हो रही है डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में। देन हम देखते हैं जो लिमिटेड ऑपरेटिविटी होती है जुडिशल सिस्टम की, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से वह और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्ट्स हैं वो शट डाउन हो चुके हैं। देन लॉस ऑफ डेमोग्राफिकल पोटेंशियल भी देखा जा रहा है, बिकॉज फीवर जॉब्स ही अवेलेबल हैं। यूथ डिस्करेज है कि फोकस करे एम्प्लॉयमेंट में, जिसकी वजह से लोअर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता जा रहा है। और जो डाटा ने सजेस्ट किया, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये एक डिफ़ाइन करा जाता है, ये सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है 16 to 64 एज में, जो कि जो एम्प्लॉयड हैं और जो वह एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हैं,
उसको शो करता है वह भी डिक्रीज़ हुआ है। 43% जनवरी 2020 में था, वह 40% हो चुका है नवंबर में। देन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को भी क्रिएट कर रहा है, बिकॉज सर्वे ने हाईलाइट करा है जो पुअर हाउस होल्ड हैं वह अनएम्प्लॉयमेंट को कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, और जो फूड इनटेक है बिकॉज उनकी इनएबिलिटी है कि वे सेव कर पा रहे हैं मनी को और स्टॉक अप कर पा रहे हैं, और लो लेवल ऑफ एनरोलमेंट है, और जो एक्सेस है जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनका वह बढ़ता जा रहा है, वह भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है 6 मंथ आफ्टर लॉकडाउन। और जो जेंडर गैप है, वुमेन जिन्होंने लेबर मार्केट को लीव कर दिया है वह लॉन्ग टर्म रिस्क पर है, जो कि बढ़ते जा रहे हैं जेंडर गैप्स की वजह से। देन राइजिंग इनइक्वालिटी है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है जो लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो बिलियनियर की वेल्थ है वह 35% इंक्रीज़ हो चुकी है लॉकडाउन में, और 90% 2009 से देखा जाए तो इसकी वजह से भी इनइक्वालिटी है, जो कि रिच एंड पुअर के बीच में जो डिफरेंस है वह बढ़ता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, हम देखते हैं जो सपोर्टिंग मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वह जो ग्रोइंग जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है कोविड-19 के दौरान उसको कॉप अप कर सकें। तो सबसे पहले है फिस्कल एंड इनकम सपोर्ट, जो इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोवाइड करा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अनुसार, जो कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर आता है। 20 ट्रिलियन का जो अमाउंट है जो कि 10% जीडीपी का है वह दिया गया है ताकि हम जो एडवर्स इम्पैक्ट है लाइवलीहुड पे उसको मेजर कर सकें और उसको कॉप अप कर सकें। फिर देन है सपोर्ट कर सकें इनकम के लिए, इसलिए फ़ीमेल जो जनधन अकाउंट है उसमें 500 पर मंथ दिए जाते हैं, 3 मंथ्स के लिए दिए गए थे, और ये BOCW सेस है उसके अंदर यूटिलाइज़ करे गए हैं स्टेट के द्वारा कैश बेनिफिट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। एंड देन जो एलोकेशन है मनरेगा का उसको भी बढ़ा दिया गया है, 40,000 करोड़ दिए गए हैं, और वेजेस को भी बढ़ाया गया है इस स्कीम के तहत। देन फोकस करा गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान में, जो कि 116 मोस्ट इफ़ेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जो स्टेट के उसको दिया गया है ताकि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट अप कर सके माइग्रेंट्स के लिए। देन अनएम्प्लॉयमेंट अलेवेंसेस जो कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है उसको भी इन्हेंस कर दिया गया है। पहले ये 25% ऑफ द एवरेज सैलरी था, अब उसे 50% बढ़ा दिया गया है पैक्स पेंशन फंड एंड टैक्स सपोर्ट एंड क्रेडिट, इसमें सपोर्ट किया गया है फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को जो एम्प्लॉय है ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। इसमें 12% ईच दिया जाता है अंडर EPF, यानी कि 24% कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। देन हम रिलीफ ऑपरेशन अनाउंस बाय स्टेट है, बिहार ने फॉर एग्जांपल अनाउंस करा है कि वह इक्वल मेजर्स दें सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रॉम द स्टेट रिसोर्सेज ताकि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। तमिलनाडु ने भी अनाउंस करा है कि 4,000 हैंड आउट पर राशन कार्ड दिए जाएं। केरला ने भी अनाउंस करा है कि फ्री फूड किट प्रोवाइड करा है ताकि कोई भी फैमिली हंग्री नहीं रह सके स्टेट के अंदर। ऑनलाइन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी बढ़े हैं इसकी वजह। मैनी सर्विसेज जो कि वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और रिटेन करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट में, वह ऑनलाइन के आ चुके हैं, जैसे कि नेशनल कैरियर सर्विस है जो कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, उन्होंने भी इनकरेज करा है वर्क फ्रॉम होम एंड ऑफर अ नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑप्शंस। जो ऑल जॉब्स फेयर्स एंड इवेंट हैं वह ऑनलाइन आ चुके हैं, जिन्होंने ब्रिज कर दिया है जो गैप होता था जॉब सीकर और एम्प्लॉयर्स के बीच में, और सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन रखा है। अदर सर्विसेज जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर जॉब स्पीकर्स एंड क्रिएशन ऑफ वीडियो प्रोफाइल एंड ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग, ये भी फ्री ऑफ चार्ज दिए जा रहे हैं। हम कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं जो कि इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट और इंश्योरेंस स्कीम्स में है। फर्स्ट है यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म और जो सेंट्रलाइज स्कीम नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के लिए जो कि अनएम्प्लॉय इंडिविजुअल को अवेलेबल हो। देन स्टेट जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
ESIC के जो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948 में, उसने 2 अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम्स को दिया था, जैसे कि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना एंड अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। पर ये दोनों स्कीम्स फॉल्टी हैं 2 मेजर रीजंस की वजह से। जो ये स्कीम्स हैं ये सिर्फ उस फैक्ट्री के लिए अवेलेबल है जहाँ पे एटलीस्ट 10 पीपल एम्प्लॉय करे जाते हैं, और ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं लार्ज पार्ट ऑफ जो वर्क फोर्स हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करते, वह अदर सेक्टर्स में काम करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, और उनके पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है और वो सस्पेक्टेबल हैं क्लोजर्स के लिए। और जो बेनिफिट है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, ये सिर्फ 12 मंथ के इंश्योरल पीरियड के लिए ही अवेलेबल है, और ये डिसएडवांटेज पुट कर देता है जो कि अनएम्प्लॉयड रहते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए। और यह करंट कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। कोविड-19 से निपटने के लिए मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम कम कर सकें, और इसकी वजह से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स दिए गए हैं। अब हम उसको देखते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स में सबसे पहले जो हमें डिस्ट्रेस है जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रहा है उसको एलिवेट करने की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए जो कि असिस्टेंट प्रोवाइड करता है अनएम्प्लॉयमेंट को और पुअर को, ताकि वह एम्प्लॉयमेंट को गेन कर सके। और हमें पायलट बेसिस पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है जो डिस्ट्रिक्ट वर्स्ट हिट हुए हैं और जिनको पॉसिबल फोकस की ज़रूरत है, स्पेशली वुमेन वर्कर्स को। देन हमें लार्ज इंटरप्राइजेज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है जो स्मॉल इंटरप्राइजेज़ के साथ हो। हमें लार्जर इंटरप्राइजेज़ है उसको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो बैंकरप्ट ना हो और उसमें मास ले ऑफ ना हो, जो कि लेबर मार्केट को इफ़ेक्ट करता है और जो रिस्क हैं उसको कॉप अप कर सके इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। देन हम कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को देख लेते हैं। हम एड्रेस करें जो डिक्लाइनिंग डिमांड है और स्पीड अप कर सके रिकवरी को। कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी बना सके ताकि जॉब्स को प्रमोट कर सके और प्रोडक्टिविटी है की सेक्टर में उसको बढ़ा सके, और री इस्टेब्लिश कर सके जो सप्लाई लाइन है, और बिल्ड बैक कर सके जो डिमांड है, और मेजर्स ले सके ताकि सोशल प्रोटेक्शन को बूस्ट कर जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके हेल्थ को, राइट्स को और इनकम ऑफ वर्कर्स को और उनकी फैमिली के राइट को भी। और एक ज़रूरत है कि हम नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाया जा सके ताकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया जा सके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसमें फैसिलिटेट भी किया जा सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। देन हमें टैप अप करने की ज़रूरत है डिजिटल इकोनॉमिक पोटेंशियल को ऑफ मास एम्प्लॉयमेंट, ताकि इंटीग्रेट करा जा सके इनफॉर्मल वर्कर्स को फॉर्मल सोशल प्रोटेक्शन सेटअप में, और टारगेटेड और इक्वल जॉब क्रिएशन हो डिजिटल सेक्टर में। देन हमें रीस्किल और अपस्किल करने की भी ज़रूरत है वर्कर्स को, ताकि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं लेबर डिमांड में, उसको हम बढ़ाया जा सके, उसको कम किया जा सके और उनको स्किल किया जा सके जो भी चेंजेस आ रहे हैं विभिन्न सेक्टर में। सो हमारा ये टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट जो टॉपिक है वह कवर हो चुका है। सो हमने देख लिया है इसके सभी पहलुओं को। देन अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। देन हम अगले लेक्चर में लैंड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।